स्टूडेंट, देखिए हम सब पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें फर्स्ट टाइप का रिएक्शन की चर्चा हो गई है, जिसको हम सब कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते थे। आज हम सबको अध्ययन करना है उसकी बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया का। उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद बनाते थे। आज आप देखेंगे कोई एक ही अभिकारक दिया रहेगा, उससे दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। वैसे बुक में इनको वियोजन अभिक्रियाएं भी लिखा गया है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं, जबकि अपघटन और वियोजन में अंतर होता है। अभी हम बताएंगे। जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं। इन सब का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर दोनों को एक ही मान लिया गया है। तो इसमें जैसे फर्स्ट टाइप रिएक्शन देखा था आपने, चूने को अगर पानी में घोल दिया जाए, CaO कली चूना को, यानी बिना बुझा चूना को अगर पानी में घोल दिया जाए, बनता था CaOH का होल ट्वाइस और बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ देखिए दो अभिकारक मिलकर के केवल एक ही उत्पाद में बना रहा है। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, और इसमें साथ ही साथ हीट भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। तो जो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हमने पढ़ा था उसमें पढ़े थे दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में संयुक्त होकर आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे अभिक्रिया को कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज इसका बिल्कुल व्युत्क्रम अभिक्रिया पढ़ना है, रिवर्स अभिक्रिया पढ़ना है। इसमें देखें, इसमें क्या होगा, कोई एक बड़ा कंपाउंड होगा, बड़ा यौगिक होगा, जिसको बाहर से एनर्जी देंगे, गर्म करके या सूर्य का प्रकाश से या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से या किसी भी माध्यम से उस यौगिक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब वो टूटेगा तो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वो टूटेगा। ऐसी क्रिया को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक बड़ा यौगिक बाहर से एनर्जी देने पर दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। जरा इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। अच्छा, इसमें क्योंकि कंपाउंड को तोड़ने के लिए बाहर से आपको एनर्जी देना पड़ता है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं एनर्जी का इसमें अवशोषण होता है, इसलिए जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रहे, ये होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो से मतलब होता है इनसाइड, अंदर, और थर्मिक से मतलब होता है जिसमें हीट अंदर आए, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन हो, ऊष्मा का अवशोषण हो। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, जो अपघटन क्रियाएं होती है, वो ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी इसमें कंपाउंड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो बाहर से आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, जो एनर्जी दिया जाएगा उसके तीन रूप होंगे। या तो आप उसको हीट के माध्यम से तोड़ेंगे कंपाउंड को, या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तोड़ेंगे, विद्युत के माध्यम से, या इसको लाइट एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से तोड़ेंगे। यानी कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो बाहर से एनर्जी दिया जाएगा वो तीन तरीके से दिया जा सकता है। गर्म करके, यानी ऊष्मा देकर के भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी तोड़ा जा सकता है, और लाइट यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा भी तोड़ा जाएगा। तो अगर हीट के द्वारा कंपाउंड का ब्रेकडाउन, उस रिएक्शन को कहेंगे थर्मोलिसिस या थर्मोलाइसिस, जो भी आप पढ़ेंगे। ये जो लाइसिस है
इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेक डाउन यानी तोड़ना। और थर्मो का अर्थ होता है हीट, लेकिन नाम में ही परिभाषा है इसका। अपघटन अभिक्रिया में आप जानते हैं एक ही अपकारक होगा, उसको बाहर से एनर्जी देगी। इन 3 तरीके से एनर्जी दिया जा सकता है। उसमें वो जो बड़ा कंपाउंड होगा 2 या 2 से अधिक सरल कंपाउंड में, सरल यौगिक में टूट जाएगा। अगर हम तोड़ने के लिए कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट दें, यानी उसको गर्म करें, तो ऐसी रिएक्शन को कहेंगे थर्मोलाइसिस। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना। यानी इसमें कंपाउंड को क्या किया जाएगा? हीट के माध्यम से, यानी गर्म करके तोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से अगर तोड़ेंगे इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी। और लाइट यानी सूर्य के प्रकाश से तोड़ेंगे इसको कहेंगे फोटोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस को कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस को कहेंगे विद्युत अपघटन। और ये जो फोटोलाइसिस होगा, फोटोलाइसिस में क्या होगा? उसमें कंपाउंड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, उसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। फोटो मतलब होता है फोटान एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी आती है फोटान के रूप में, उसके द्वारा कंपाउंड को तोड़ा जाएगा। तो पहला जो टाइप है थर्मोलाइसिस, इसकी चर्चा करते हैं। बारी बारी तीनों का अध्ययन किया जाएगा। तो देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप जानते हैं चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको पहले भी लेक्चर में बताया गया है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, मुझे चूने को पानी में घोलें तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट निकलती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो चूने का विलेन है, इसी से मकान की दीवारों और छतों का सफेदी किया जाता है। लेकिन जब सफेदी किया जाता है तो तुरंत उस पर चमक नहीं आती, 2 दिन 3 दिन बाद आती है। तो आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहेंगे अभी जब सूखेगा तब चमक आएगी। ये जवाब तो वो भी दे सकते हैं जिनको केमिस्ट्री के नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका इसका जवाब होगा कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी जो चूने का विलेन है, इसी से कमरे की दीवार की पुताई होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है, धुआं वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को विराम कर लेता है, ये बना देता है CaCO3, CaCO3 बना देता है। तो इसमें ये जो CaCO3 है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर एक पतली परत बन जाती है, और वही हम इसी के कारण हमको चमक दिखाई पड़ता है दीवार पर। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताया गया था, यही संगमरमर का भी फार्मूला है, जिस चाल से लिख रहे हैं इसका भी एक फार्मूला है। अंडे का जो कवर होता है, मुर्गी के अंडे का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और चूंकि ये पत्थर के रूप में, पतली परत के रूप में बन जाता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो संगमरमर का, चाक का, इन सब का फार्मूला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हम ये देख रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको गर्म किया जाए, गर्म किया जाए। ऐसे गर्म करने के लिए डेल्टा बना देते हैं, गर्म करने के लिए डेल्टा बना देंगे। तो इसको जब गर्म करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस ऐसे जुड़ेंगे। ये भी सॉलिड होता है, ये गैस स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड। ये चूने का पत्थर। तो यहां पर देखिए एक ही कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना में टूट रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये हो रहा है खुले पात्र में। तो खुले पात्र में अगर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगी। लेकिन अगर इसी को ऐसे कराया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर भी गर्म कर रहे हैं, गर्म ही किया जाए, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये बंद पात्र में कराया जाए।
ये दोनों रिएक्शन देखिए, अपकारक और उत्पाद दोनों सेम है, लेकिन सिंबल आप देखिए इसमें केवल एरो है, इसमें दोनों तरफ एरो लगाया है, वो भी हाफ हाफ एरो। ये बंद पात्र में हो रहा है। तो बंद पात्र में क्या होगा, ये जो उत्पाद बने हैं ये आपस में क्रिया करके फिर से अपकारक बनाएंगे, और ये रिएक्शन दोनों साइड में चलती रहती है, यानी अपकारक से उत्पाद बनता रहेगा, उत्पाद से अपकारक बनता रहेगा। कभी अपकारक से उत्पाद बनने की दर ज्यादा होगी और कभी उत्पाद से अपकारक बनने की दर ज्यादा होगी। ऐसे चलते चलाते एक ऐसी अवस्था आएगी जब दोनों तरफ की दर, यानी अपकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अपकारक बनने की दर जब इक्वल हो जाएगी, इस अवस्था को कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। इसके बारे में आप इंटर में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है जिसमें एरो लगा है, इस रिएक्शन को कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। और ये जो रिएक्शन है इसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। वियोजन, बी से मतलब होता है विघटन, टूटना, और योग से मतलब होता है जुड़ना। इसमें दोनों चीजें होती है, अपकारक उत्पाद में भी टूटता है, उत्पाद फिर अपकारक में बनता है। यानी जो उसमें वियोजन होती है, ये जो क्रिया होती है ये होती है उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय माने उत्क्रमणीय क्रिया होती है जिसमें अपकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या बनता है, अपकारक। और जो उसमें अपघटन होती है, ये जो क्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय होती है। केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फिर से आप देख लें, अपघटन क्रिया को हमने बताया, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आपकी बुक में अपघटन क्रिया या वियोजन क्रिया दोनों लिख दिया गया है, जबकि दोनों में अंतर है। ये थर्मल डिसोसिएशन इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जो उसमें अपघटन होती है ये अनुत्क्रमणीय होती है, यानी इसमें अपकारक से उत्पाद तो बनेगा लेकिन उत्पाद से अपकारक नहीं बनेगा। जैसे दूध से दही आप बना सकते हैं, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बना सकते। लेकिन इसमें क्या होगा, अपकारक से उत्पाद बनेगा और साथ साथ उत्पाद से अपकारक, ये दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है। तो अगर आपसे कहा जाए उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपकारक से उत्पाद और उत्पाद से अपकारक बनता है, अर्थात जो दोनों दिशाओं में होती है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। और उत्क्रमणीय अपक्रिया को, ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, वो भी हाफ हाफ एरो लगाया जाता है, उत्क्रमणीयता के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और ये रिएक्शन हमने इसलिए लिया कि है एक ही चीज, अपकारक वही है, उत्पाद भी वही है, लेकिन ये अपक्रिया किसमें कराई जा रही है, बंद पात्र में, यानी ऊपर से इसमें ढक्कन लगा दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ नहीं पाएगी, इससे रिएक्ट करके बनाएगी। और ये अपक्रिया रुकती नहीं है, इसकी जो प्रकृति होती है डायनेमिक होती है, चलती ही रहती है। अपकारक से उत्पाद, उत्पाद से अपकारक, कैसे कभी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, कभी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा अपक्रिया की दर, और कभी कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों तरफ का दर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लगेगा अपक्रिया रुक गई, लेकिन वास्तव में अपक्रिया रुकती नहीं। तो अपघटन अपक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एक ही अपकारक, देखिए अपकारक क्या है, एक ही अपकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, ऐसे अपक्रियाओं को कहते हैं अपघटन अपक्रिया। अगर कंपाउंड को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़े तो उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। कंपाउंड को यानी अपकारक को तोड़ने के लिए अगर लाइट की जरूरत पड़े, प्रकाश का जरूरत पड़े, फोटोलिसिस, विद्युत की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन कहेंगे। तो इसमें आप देखें जो अपघटन जहां भी आएगा केमिस्ट्री, अपघटन वो जान लीजिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी, यानी अपकारक से उत्पाद तो बनेगा लेकिन उत्पाद से अपकारक नहीं बनेगा। लेकिन अगर कहीं वियोजन आ गया, वियोजन, वियोजन ये उसमें वियोजन, ये कायनिक वियोजन भी होता है, जहां भी वियोजन आएगा वो जान लीजिए उत्क्रमणीय है। बी माने विघटन यानी टूटना, और योज माने जुड़ना, इसमें टूटना जुड़ना दोनों होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे वाला जो रिएक्शन है ये उसमें वियोजन। तो आप दोनों में अंतर है, हाई स्कूल लेवल पर तो दोनों को एक ही कह दिया गया है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो जो पहला टाइप है हम सब पढ़ रहे हैं उसमें अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, या इसी को कहेंगे थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस।
थर्मो माने हीट और लिसिस माने ब्रेक डाउन, यानी कंपाउंड को तोड़ना है, लेकिन किसके द्वारा? हीट के द्वारा। और कंपाउंड एक ही रहेगा, अभिकारक एक ही रहेगा। तो अभी आपने पहला एग्जाम्पल देखा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम गर्म करते हैं ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ये खुले पात्र में कराया जाए। ऐसे एक रिएक्शन और भी आपको बताया गया था, पोटेशियम क्लोरेट, ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला भी थी। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाए, इसमें एक कैटालिस्ट भी लगती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। उत्प्रेरक जो होते हैं अपक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अपक्रिया की दर यानी अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। और कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो अपक्रिया के वेग को घटा देते हैं, उसको कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। और एक उत्प्रेरक वर्धक भी होता है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ देखें फिलहाल पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, कंपाउंड ये कही है, और जब इसको गर्म करते हैं ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ये इस गैस की जो खोज किए थे प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने किया, और आप जानते हैं ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, 3 है या 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 2 से हो जाए, 2 3 6 3 2 6। अब पोटेशियम देखिए डबल होगा, क्लोरीन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉलिड स्टेट है, ऑक्सीजन किसमें? गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये सॉलिड। नीचे इसका अवस्था भी लिख देना चाहिए। ये 2 एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड को पश्चिम जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, इसमें अभिकारक एक ही है और उत्पाद एक में 2 बन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक ही अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में, सरल उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसमें हम कंपाउंड को तोड़ रहे हैं ऊष्मा के द्वारा, इसलिए इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसका एक नाम और भी है थर्मोलाइसिस, थर्मोलिसिस। तीसरा एग्जाम्पल इसमें है फेरस सल्फेट, अगर इसको गर्म किया जाए FeSO4, ये टूटता है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसें बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है, और ये फेरिक ऑक्साइड जो है सॉलिड रूप में रहता है, ये भी सॉलिड है। फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट को तोड़ना है इसके माध्यम से, हीट के माध्यम से, यानी गर्म करके। तो देखिए 2 से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है, 1 2 3 3 कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये जो क्रिया है इसलिए डिकम्पोजिशन। अभिकारक एक ही है लेकिन उत्पाद कई है। आप चाहे बैलेंस भी कर सकते हैं, जब भी 2 या 2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सल्फर भी डबल हो गया, ऑक्सीजन देखते 3 2 5 3 8 2 4 8। ये जो फेरस सल्फेट होता है ये वास्तव में सफेद रंग का, सफेद रंग का, सफेद पाउडर। लेकिन अगर इसमें क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणु जैसे जब FeSO4.7H2, ये क्रिस्टलन जल के अणु, तो अगर ऐसा है तब इसको कहेंगे हरा कशीस, ये हरे रंग का, ग्रीन विट्रॉल। तो फिर से आप देखें फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तो नहीं कह सकते, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। ये FeO और इन दोनों का मिक्सचर होता है, पहले वीडियो हमने बताया है, यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 +3। फेरस ऑक्साइड भी बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। तो Fe2 ये जो होता है, तो यहाँ फिलहाल बना है Fe2O3 बना है। ये जो मैं बता रहा था Fe3O4 के बारे में बता रहा है, देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है तो ध्यान दें। Fe2O3 जो है ये फेरिक ऑक्साइड है, आयरन की 3 वैलेंसी, ऑक्साइड पर 2, ये फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर Fe3O4 होता तब उसे हम कहते हैं वो 2 ऑक्साइडों का मिक्सचर होता है, वो 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो देखें आयरन ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे
ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें हैं, सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में। फिर सल्फर वैसे सफेद रंग का होता है, लेकिन जब इसमें पानी के अणु होते हैं तो तब इसे कहते हैं क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, तब इसे कहते हैं हरा कशिश, ग्रीन विट्रॉल। तो 3 रिएक्शन आपने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखा, और दूसरा पोटेशियम क्लोरेट वाला, और तीसरा रिएक्शन देखें आप फेरस सल्फेट वाला। एक रिएक्शन और आपके सिलेबस में है लेड नाइट्रेट का। देखिए लेड पर बैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट पर होती है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस, वैसे लेड 2 में वैरी करता है, 2 और 4 में, प्लम्बस प्लम्बिक। फिर आप यहाँ लेड नाइट्रेट की बात हो रही है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको भी गर्म करना है, डेल्टा सिंबल बनाए, हीट गर्म करना है। तो जब इसको गर्म किया जाता है, ये टूटता है लेड ऑक्साइड में, और एक भूरे रंग की गैस निकलती है NO2, और एक ऑक्सीजन गैस, यहाँ भी 2 गैसें निकलती है। पिछले रिएक्शन की तरह था, पिछले रिएक्शन की तरह ये भी है, वहाँ भी 2 गैसें निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ भी 2 गैसें निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। ये दोनों गैस है, ये गैस लेड ऑक्साइड सॉलिड है, ये लेड नाइट्रेट भी सॉलिड है। इनको आप चाहे बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से। नाइट्रोजन कितना होगा 2 का 4, यहाँ 4 से, ऐसे बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ ही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, इसका कलर जो होता है ग्रे कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। तो NCERT की बुक में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है और किस कलर की होती है। तो आपका जवाब होगा ये जो गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कैसे कलर की होती है, भूरे रंग की होती है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, हम सब पढ़ रहे हैं आप घटन क्रियाएं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो पहला रिएक्शन पढ़े थे उसको कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में क्या देखते थे आप, 2 या 2 से अधिक कारक आपस में क्रिया करते थे, केवल एक ही उत्पाद बनाते थे। यहाँ बिल्कुल उल्टा, इसमें एक ही अभिकारक रहेगा, वो टूटेगा, तो उसके टूटने के उपरांत 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनेंगे। यानी कोई अभिकारक तो एक ही होगा, लेकिन उत्पाद कई होंगे। और जो अभिकारक होगा ऐसे आसानी से टूटेगा नहीं, उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी हीट के रूप में है तो थर्मोलाइसिस, एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दिया जा रहा है तो उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और प्रकाश के द्वारा अगर हो रहा है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब इन सब के बारे में अध्ययन होगा। तो पहला जो टाइप आपने पढ़ा वो था ऊष्मीय अपघटन। उसमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, हीट के माध्यम से तोड़ा। अब दूसरे टाइप की इसके बाद चर्चा करते हैं।